आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन डिजीज। मानव रोग। देखो डिजीज से क्या मतलब है, सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि हेल्दी पर्सन है वो किसको बोलते हैं अपन, यानी जो फिट पर्सन होता है वो किसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक पर्सन होगा वो फिट कब रहेगा, जब वो मेंटली फिट हो, अंदर से फिट हो, मानसिक तौर पर फिट हो, वो शारीरिक तौर पर फिट हो यानी फिजिकली वो फिट हो, और वो सोशली फिट हो, यानी सामाजिक तौर पर वो फिट हो। सोशली, फिजिकली, मेंटली यानी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर यदि कोई आदमी फिट है तो वो एक हेल्थी पर्सन होगा। ठीक है। यदि और किसी भी प्रकार से यदि अपनी बॉडी में कुछ अनबैलेंस हो गया, यदि कोई ऑर्गन्स है या फिर अपन बोल सकते हैं वो सेल्स है, यदि वो डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई, तो अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो डिजीज है वो टू टाइप्स की होती है। डिजीज है वो टू टाइप से अपनी बॉडी में हो सकती है। एक डिजीज होती है वो होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक रोग। जेनेटिक्स मीन्स आनुवांशिक रोग, जेनेटिक्स डिजीज। एक होती है अपनी एक्वायर्ड डिजीज। इट मीन्स अर्जित रोग या बीमारी। अर्जित मीन्स बाहर से किसी दूसरे से अर्जित करना या एक्वायर्ड करना, लेना। ठीक है। जेनेटिक डिजीज क्या होती है कि जो डिजीज हमें जन्म से मिले, यानी जन्म से अपनी बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसको अपन आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज वो बोलते हैं। अर्जित रोग है वो टू टाइप्स के होते हैं, यानी जो बाहर से अपन लेते हैं वो टू टाइप से होते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, इट मीन्स संक्रामक रोग, जो इन्फेक्शन से हो। एक होता है नॉन इन्फेक्शियस यानी असंक्रामक रोग। तो डिजीज को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से डिजीज अपनी बॉडी में हो सकते हैं। तो एक होता है जेनेटिक डिजीज यानी आनुवांशिक रोग, एक होता है एक्वायर्ड डिजीज, इट मींस अर्जित रोग यानी जो अपन बाहर से अपने को मिले। एक्वायर्ड डिजीज उसको अपन आगे फिर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस असंक्रामक रोग। अब जो संक्रामक रोग है यानी इन्फेक्शन है वो अपनी बॉडी में कैसे हो सकता है, तो वो फोर पार्ट्स में हो सकता है, फोर टाइप से वो हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक हो सकता है वो वायरस से, विषाणु से। तो एक होता है वायरस डिजीज, वायरस डिजीज यानी विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग यानी जो विषाणु से हो, वायरस से हो। ठीक है। सेकंड होता है अपना बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज इट मीन्स बैक्टीरिया से, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। ठीक है। एक होता है अपना फंगल डिजीज, फंगल डिजीज, फंगल मीन्स कवक जनित रोग, जो कवक से हो, कवक जनित रोग। और जो लास्ट वाला है अपना वो होता है प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, तो प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो देखो हमने डिजीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो अपना आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज, एक तो अपना एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिक डिजीज किसको बोलेंगे? जो अपनी बॉडी में जन्म से हो यानी अंदर पहले से हो। अर्जित रोग क्या बोलेंगे? जन्म के बाद में किसी बाहर से अपने को क्या मिले, वो रोग एक्वायर्ड हो, अर्जित हो। तो अर्जित रोग को, एक्वायर्ड डिजीज को अपने फिर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज असंक्रामक रोग। अब अपने बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, वो कैसे हो सकता है? वो वायरस से हो सकता है, वो बैक्टीरिया से हो सकता है, वो फंगस से हो सकता है, कवक से हो सकता है, वो प्रोटोजोआ से हो सकता है। अब अपन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन जेनेटिक्स, फिर अपन पढ़ेंगे इन्फेक्शियस में सभी पढ़ेंगे कि वायरस वाले डिजीज कौन से हैं, बैक्टीरिया वाले कौन से हैं, फंगस वाले कौन से हैं, प्रोटोजोआ वाले कौन से हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, जेनेटिक डिजीज है वो कौन कौन सी होती है, यानी जो बीमारी है, जो रोग है हमें जन्म से मिलता है, वो बीमारियां कौन कौन सी है, वो डिजीज है वो कौन कौन सी है। तो पहली आपकी जेनेटिक्स बीमारी आती है, जेनेटिक्स जो डिजीज आती है, फर्स्ट जो जेनेटिक डिजीज है अपनी, वो होती है अपनी हेमोफीलिया। कौन सी आती है? हेमोफीलिया। फर्स्ट जो जेनेटिक डिजीज है अपनी वो कौन सी है? हेमोफीलिया डिजीज। देखो हेमोफीलिया डिजीज क्या होती है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक आनुवांशिक डिसऑर्डर होता है, आनुवांशिक डिसऑर्डर। अब मुझे पहले अपन ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो जेनेटिक डिजीज है वो कैसे हो सकती है, कौन कौन से ऐसे रीजन है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमें आनुवांशिक बीमारियां वो होती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है, इंपॉर्टेंट रीजन है, वो क्या है अपना? क्रोमोजोमल। क्रोमोजोमल मीन्स गुणसूत्र, क्रोमोजोमल अनबैलेंस। ठीक है, तो क्रोमोजोमल यानी गुणसूत्रीय, जो गुणसूत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। अपन बोल सकते हैं असंतुलित हो जाएंगे। यानी जो गुणसूत्र होते हैं अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 46 गुणसूत्र होते हैं, आपको मालूम है, यानी 23 जोड़े यानी 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। यदि इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये अनबैलेंस हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो भी हमें क्या हो सकता है? जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी वो हो सकती है। और कौन सा कारण होता है? ये अपनी जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होते हैं, डीएनए की जो बेसिक यूनिट होती है जीन, यदि अनचेंज हो गए, यदि ये भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, कम ज्यादा हो गया, इसमें भी कुछ, तो भी क्या हो सकता है? हमें जेनेटिक डिजीज हो सकता है, आनुवांशिक बीमारी है वो हो सकती है। इसको जीन ही बोलते हैं अपन। ये डीएनए की बेसिक यूनिट होती है, जिसको अपन आनुवांशिक इकाई बोलते हैं। थर्ड है, यदि हार्मोन डिसऑर्डर हो गया, हार्मोनल, हार्मोनल यानी हार्मोन, यदि हार्मोन यदि अनबैलेंस हो गया, ठीक है, अनियंत्रित हो गया, तो भी हमें क्या हो सकता है? जो जेनेटिक डिजीज है वो हो सकती है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या अपन बोल सकते हैं कि यदि अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी यदि वो डिक्रीज हो गई, इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की जो पावर होती है उसको अपन प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। यदि ये अपनी बॉडी में पहले से कमजोर है तो भी हमें जेनेटिक डिजीज है या फिर जो आनुवांशिक बीमारियां है वो हो सकती है। तो ये जो मेन रीजन होते हैं, मुख्य कारण होते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो अपना यही है, यानी गुणसूत्रीय असंतुलित हो गया, यानी कम ज्यादा हो गया गुणसूत्र, तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक बीमारी है वो हो सकती है। तो सबसे पहले आनुवांशिक बीमारी अपनी हेमोफीलिया, ठीक है। देखो हेमोफीलिया में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। ओके, इसमें होता क्या है, देखो जब अपन ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है, तो ब्लड में आप ब्लड सेल पढ़ोगे, ब्लड सेल वो 3 टाइप्स की होती है, एक अपनी आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक होती है अपनी प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, हिंदी में इसी को यही बोलते हैं प्लेटलेट्स, या इसको अपन बोल सकते हैं बिंबाणु, बिंबाणु भी बोलते हैं इसको अपन, हिंदी में बोले तो बिंबाणु। इस प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का जमाने में काम में आती है, मींस ब्लड क्लॉटिंग में काम में आती है। तो हेमोफीलिया क्या होता है, जब अपनी बॉडी में हेमोफीलिया हो जाता है, ठीक है, कब होता है कि जब प्लेटलेट्स होती है, बिंबाणु होते हैं, ये अपनी बॉडी में बहुत कम हो जाते हैं। यदि कम हो गया तो प्लेटलेट्स कम हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गया तो अपनी जो बॉडी है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो जब भी हमें छोटी सी चोट लगेगी
तो वो जो ब्लड है, खून है, वो उसमें निकलता रहेगा। ये कब होता है? जब प्लेटलेट्स वो कम हो जाती है। और ये किसके सिम्टम्स होते हैं? ये मोस्टली हीमोफीलिया के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब जो हीमोफीलिया है, डिजीज है, इसको अपन रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। रॉयल डिजीज, रॉयल का मीन जानते हो आप? ठीक है, शाही बीमारी अपन इसको बोल सकते हैं। शाही बीमारी, शाही जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, रॉयल फैमिली, शाही बीमारी। शाही बीमारी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले जो हेमोफीलिया है, वो जो इंग्लैंड की जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, ठीक है, क्यों बोलते हैं यार? जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, कौन थी वो? क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। सबसे पहले इसको हुआ था हेमोफीलिया। अब आपको मालूम है इंग्लैंड की रानी थी, क्वीन थी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रॉयल डिजीज बोलेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? और मैं क्या बोल सकता हूँ हेमोफीलिया को? इसको मैं बोल सकता हूँ क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। क्रिसमस क्यों बोलूंगा इसको मैं? क्रिसमस कारक रोग, क्रिसमस कारक रोग, क्रिसमस फैक्टर डिजीज। क्रिसमस क्यों बोलूंगा इसको मैं? क्योंकि सबसे पहले इस रोग को डिस्कवर किया गया था 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और 25 दिसंबर को कौन सा डे अपन सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा दिवस अपन मनाते हैं? क्रिसमस दिवस मनाते हैं। तो 26 को क्या बोलेंगे अपन? क्रिसमस कारक रोग भी बोलते हैं हेमोफीलिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेमोफीलिया। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि जो अपनी बिंबाणु होती है, जो ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट्स, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो जो खून है वो कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा। थोड़ी सी चोट लगती है हमें, और ज्यादा खून निकल जाएगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड में बात बताऊं कि रॉयल, इसको अपन रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, शाही बीमारी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, सबसे पहले इसको हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि इसको क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी बोलते हैं, क्रिसमस कारक रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसको 25 दिसंबर को डिस्कवर किया गया। 25 दिसंबर को सबसे पहले इसका पता लगा था। ओके, तो ये फर्स्ट डिजीज हो गई अपनी आनुवंशिक रोग की फर्स्ट डिजीज, कौन सी? हेमोफीलिया। सेकंड डिजीज की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, और दुआ करो कि बीमारी स्टूडेंट को किसी को ना हो, और कौन से स्टूडेंट को जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उसको। सेकंड डिजीज है वो अपनी है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोले उसको वर्णांधता रोग, वर्णांधता। ठीक है, देखो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता क्या होती है? मैंने जो आइज वाला चैप्टर आपको जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आइज होती है, जो आंख होती है, उसके अंदर दो सेल प्रेजेंट होती है, दो कोशिका उसमें प्रेजेंट होती है। एक को बताया था मैंने रोड सेल, जिसको इन्हें बोलते हैं श्लाका कोशिका, श्लाका कोशिका। एक मैंने बताया था कोन सेल, जिसको मैं बोलता हूं शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। ठीक है, रोड सेल के अंदर एक वर्णक प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक वर्णक प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा वर्णक था वो? कौन सा पिगमेंट मैंने आपको बताया था वो था रोडोप्सिन। एक वर्णक प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? रोडोप्सिन बोलते हैं, रोडोप्सिन। ठीक है, ये रोडोप्सिन है वो विटामिन ए से बना होता है। किसे? विटामिन ए से। ठीक है, अब देखो जब रोड सेल के अंदर रोडोप्सिन कम हो जाएगा, ठीक है, जब रोड सेल के अंदर श्लाका कोशिका के अंदर रोडोप्सिन वर्णक कम हो जाएगा, क्या कम बढ़ना बंद कर देगा, तो क्या बढ़ना बंद हो जाएगा? विटामिन ए बढ़ना बंद हो जाएगा। इट मीन्स अपनी आंख के अंदर विटामिन ए नहीं रहेगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। जब विटामिन ए की कमी होती है तो एक डिजीज होती है, रोग होता है जिसको अपन बोलते हैं रतौंधी।
तो रोतोंगी रोग हो जाएगा, या फिर इसको मैं बोलता हूं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। और कौन सेल में, जैसे शलाका कोशिका के अंदर एक वर्णक प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन, वैसे शंकु कोशिका के अंदर भी एक वर्णक प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं, देखो रोड से रोडोप्सिन, कौन से कोडोप्सिन, कोडोप्सिन। ठीक है, ओके। देखो रोड सेल है वो हमें क्या दिखाती है, वो हमें लाइट दिखाती है, ध्यान रखना, प्रकाश दिखाती है। ठीक है, वो प्रकाश ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट प्रकाश को क्या करती है, हमें दिखने का काम कौन सी सेल करती है, शलाका कोशिका करती है। शंकु कोशिका होती है, उसमें कोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, और कोडोप्सिन या फिर जो कौन सेल है वो हमें रंग दिखाने का काम करती है, यानी जो कलर्स होते हैं वो दिखाने का काम कौन सी सेल करती है, कौन सेल करती है। ठीक है, और कौन से सेल होते हैं वो प्राथमिक कलर होते हैं, प्राइमरी कलर। और प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक कलर होते हैं। ठीक है, जब अपनी आइस के अंदर कौन सेल नहीं बनेगी तो अपन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कौन से कलर को, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को अपन पहचान नहीं पाएंगे। इट मींस रेड कलर, रेड वाला कलर हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा, रेड कलर है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू है हमें रेड कलर का दिखाई देगा, जो ग्रीन है वो मुझे रेड कलर का दिखाई देगा या फिर ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं कलर को पहचान नहीं पाऊंगा। ठीक है, ऐसे जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज अपन इसको बोलते हैं। और जिस पर्सन को या जिस स्टूडेंट को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है तो वो डिफेंस वाली जो जितनी भी वैकेंसी होती है, जैसे बात करूं रेलवे के अंदर वो नहीं जा सकता, क्योंकि रेलवे में आई टेस्ट होता है। ठीक है, और जिसको ये वाली प्रॉब्लम है वो रेलवे की जो वैकेंसी उसे रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर जो आर्मी होता है उसके अंदर भी क्या होती है, जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस है वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो कभी भी इस रेलवे में या आर्मी में या डिफेंस के अंदर वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है वो रेलवे, आर्मी या जितनी भी डिफेंस है, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, ठीक है, उसके अंदर वो नहीं जा सकता। तो वो किसकी वजह से होती है, वो कौन सेल यदि कम हो गई तो कोडोप्सिन कम हो जाएगा, कोडोप्सिन जो वर्णक है वो कम हो जाएगा, और जो कलर को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कौन सेल का मेन काम क्या होता है, कलर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये होती है अपनी सेकेंड आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज, कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस। थर्ड आती है अपनी तीसरी जो डिजीज है, बीमारी है, वो अपनी है क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इसको हिंदी में भी अपन यही बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सिंड्रोम का मेन होता है वो क्या होता है, देखो जो डिजीज होती है वो एक पर्टिकुलरली किसी एक डिसऑर्डर की वजह से होगी, या अपनी बॉडी में वही बीमारी होगी, वही डिजीज होगी। बट सपोज करना कि मेरे अंदर बहुत सारी बीमारी आ गई, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको मैं सिंड्रोम बोलूंगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लस्टर ऑफ सिंड्रोम, क्लस्टर ऑफ डिजीज, यानी बीमारियों का समूह है, उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंड्रोम बोलूंगा, बीमारियों का समूह, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंड्रोम बोलते हैं। तो सिंड्रोम का मेन क्या होता है, बीमारियों का जो समूह होता है उसको हम सिंड्रोम बोल सकते हैं, फिर क्लस्टर ऑफ डिजीज अपन इसको क्या करेंगे, बोलेंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये किस डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो ये होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस है, गुणसूत्र में कुछ बदलाव है वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स क्या होता है वो अपन जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, तब मैं शॉर्ट में देख लो। यहाँ पर क्रोमोसोम्स है वो वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोसोम्स वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स,
एक होता है एलोसोम्स, इसको अपन ये बोलेंगे ऑटोसोम्स, और एक होता है अपना एलोसोम्स। ठीक है, तो आपको ये तो मालूम होगा कि अपने शरीर में, अपनी बॉडी में 46 गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, हमसे जोड़े में होते हैं। तो 46 या 46 का जोड़ा कितना हो जाएगा? 23 पेयर हो जाएंगे। यानी 23 जोड़े अपने शरीर में गुणसूत्र के होते हैं। और ये होते कैसे हैं? ये 22 प्लस XX, ये तो होता है हमेशा फीमेल में, XX किसमें होगा? फीमेल में। और 22 प्लस XY किसमें होगा? ये होगा अपना मेल के अंदर। किसमें होगा? मेल में। क्लियर? 22 एंड 13, 22 और 1 23 कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। क्लियर? ओके, अब मैं बात करूं कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होता है सेम। इट मींस जो मेल और फीमेल में क्या हो? सेम हो। नर और मादा में क्या हो? सेम हो। तो इन दोनों को देखो, मेल और फीमेल वाले, तो इन दोनों में सेम क्या है? 22 सेम हो। अब ये डिफरेंस है, यहाँ पर XX है, यहाँ पर XY, ये डिफरेंस हो गया। तो ऑटोसोम्स में क्या होते हैं? मेल और फीमेल में क्या होते हैं? दोनों गुणसूत्र है वो क्या होंगे? सेम होंगे। इट मीन जो नंबर वाले हैं 22 ये क्या होंगे? सेम होंगे। इट मीन 46 क्या होंगे? इसमें सेम होंगे। क्लियर? एलोसोम्स में क्या होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। तो डिफरेंस कौन से हैं? यहाँ पर XY और XX। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल वाला कौन सा है? XY है। तो मेल में तो क्या होता है? XY, और इसमें क्या होता है? XX। ठीक है, जो XX गुणसूत्र है उनको क्या बोलते हैं? अपन एलोसोम्स बोलते हैं। और जो सेम दिख रहा है आपको वो उसको क्या बोलेंगे? अपन ऑटोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, यदि इनके अंदर चेंज हो रहा है, इन गुणसूत्र में चेंज हो रहा है, तो वो एलोसोम्स में चेंज होगा। यदि इनमें चेंज हो रहा है, नंबर्स में चेंज हो रहा है, तो वो ऑटोसोम्स में चेंज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट आपको ये लर्न करना है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो हमेशा नर के अंदर होता है। हमेशा किसमें होगा? मेल में होगा। ठीक है, मेल और फीमेल में नहीं होगा, मेल में होगा, ओनली मेल में। अब ओनली मेल की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन से गुणसूत्र के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स में चेंज होगा? ऑटोसोम्स में होगा, एलोसोम्स में होगा। ऑटोसोम्स में क्या होता है? दोनों में सेम होता है। एलोसोम्स में अलग अलग होता है। ठीक है, मेल में होगा XY और फीमेल में क्या होगा? XX। तो ये ओनली किस में पाया जाता है? ओनली मेल के अंदर पाया जाता है, और ओनली मेल के अंदर ये सिंड्रोम है, डिजीज है वो होती है। तो मेल में होगी तो कौन से गुणसूत्र, कौन से क्रोमोसोम्स में चेंज होगा? एलोसोम्स में। और एलोसोम्स में क्या होते हैं? XY। ठीक है, इट मींस XY के अंदर क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, होता क्या अपना 22 प्लस 44 प्लस XY होता है। ठीक है, इसमें चेंज हो नहीं रहा क्योंकि ये तो ऑटोसोम्स हो गया, ये एलोसोम्स है। ठीक है, ओके, चेंज होने का मतलब है कि या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें चेंज होगा, इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ओनली नर में हो रहा है। तो क्या होता है कि एक X गुणसूत्र या X क्रोमोसोम्स एक एड और हो जाता है इसमें। ठीक है, जैसे एक एड और होगा तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? 44 प्लस X, एक X और आ गया, और Y, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, इट मींस पहले 46 गुणसूत्र थे, 44 45 46 थे। अब एक और आ गया तो कितने बन गए? 47 बन गई। तो गुणसूत्र में क्या हुआ? असंतुलित हुई। जैसे गुणसूत्र असंतुलित होगा तो कौन सी बीमारी होगी? वो आनुवांशिक बीमारी होगी। ठीक है, अब देखो जो X गुणसूत्र है वो हमेशा फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो Y गुणसूत्र है, Y क्रोमोसोम्स है, वो मेल या नर के जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसके साथ में कौन सा क्रोमोसोम्स, कौन सा गुणसूत्र ऐड हुआ? X गुणसूत्र। तो इस जो मेल है, नर है, जो ये आदमी है, इसके अंदर किसके कैरेक्टर आ जाएंगे? नर के कैरेक्टर आ जाएंगे, मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे।
ठीक है, जैसे ये वाली प्रोसेस इसमें हो जाएगी तो इस पर्सन में, इस मेल के अंदर फीमेल वाले करेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार के जो पर्सन होते हैं, जो मेल होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं किन्नर। ठीक है, या जिसको हम बोल सकते हैं, और छोटा है तो छक्का जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अपन ना तो ट्रांसजेंडर बोलेंगे, ना किन्नर बोलेंगे, ना छक्का बोलेंगे, कि अपन पढ़े लिखे लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, तो उसको अपन बोलेंगे कि इसमें एक डिजीज है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाली डिजीज है, इस पर्सन के अंदर है, तभी जाकर क्या है, इसके जो बिहेव है वो चेंज हो गए। ठीक है, हुआ कुछ नहीं है कि एक अक्ष गुणसूत्र के साथ में ऐड हो गया और 46 की जगह 47 हो गया, और मैंने आपको बताया था मेन रीजन होता है वो यही होता है कि गुणसूत्र के अंदर असंतुलित हो गया, तो वो आनुवंशिक बीमारी हो जाएगी। तो ये होता है अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है अपना 4th नंबर की जो जेनेटिक्स डिजीज है, नेक्स्ट, एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं अपना, एक मिनट। ओके, जो नेक्स्ट डिजीज है अपनी, नेक्स्ट जो आनुवंशिक बीमारी है वो है अपनी टर्नर सिंड्रोम। कौन सी है? टर्नर सिंड्रोम। हिंदी में इसका यही नाम है, कौन सा? टर्नर। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, ये टर्नर सिंड्रोम है वो किस में होती है? वो मादा के अंदर होती है, यानी फीमेल में होती है। अब जब वो फीमेल में हो रही है तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एक था अपना ऑटोसोम्स और एक था अपना एलोसोम्स। ऑटोसोम्स होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, इट मीन मेल और फीमेल दोनों में सेम होगा। एलोसोम्स में क्या होता है, मेल के अंदर अलग होगा और फीमेल में क्या होगा, अलग होगा, यानी नर में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। तो ये देखो किस में हो रही है, ये मादा में हो रही है, फीमेल में हो रही है। तो फीमेल में होगी तो किस में चेंज होगा, एलोसोम्स में होगा। ठीक है, एलोसोम्स कौन कौन से थे? मेल में तो अक्स वाई थे और फीमेल में अक्स एक्स थे, और इसमें सेम था कितना, 44। ठीक है, ओके। अब बात करता हूं कि जो नॉर्मल जो गुणसूत्र होते हैं अपने फीमेल में या ह्यूमन बीइंग्स में, वो 44 प्लस, अब फीमेल में है तो फीमेल में कौन से होते हैं, ये अक्स एक्स होते हैं। चेंज सेम ही होगा क्योंकि किस में हो रहा है, फीमेल में हो रहा है। ठीक है, तो जब टर्नर सिंड्रोम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसमें से ये जो एक अक्ष गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है, तो बाहर निकल जाता है। अक्ष गुणसूत्र क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब अक्ष गुणसूत्र पर ये बाहर निकल जाएगा, अक्ष क्रोमोसोम से बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 44 प्लस अक्स ही बचेगा। इट मीन पहले अपने पास कितने थे, 46 थे, अब कितने बचे अपने पास, 45 बचे, 45 ही बचे। ठीक है, 45 बचे। इट मीन क्या हुआ सर, गुणसूत्र में या क्रोमोसोम्स में अनबैलेंस हो गए, गुणसूत्र है वो असंतुलित हो गया। इट मीन जेनेटिक्स बीमारी हो जाएगी, आनुवंशिक बीमारी हो जाएगी। तो देखो अक्ष गुणसूत्र बाहर निकल गया, अक्ष गुणसूत्र बाहर निकल गया, इट मीन इसमें जो लड़की वाले करेक्टर थे वो बाहर निकल गए, तो इसमें ऑटोमेटिक किसके करेक्टर आ जाएंगे, लड़कों वाले आ जाएंगे। तो जो ये फीमेल थी, ये जो औरत थी, इसके अंदर किसके करेक्टर आ जाएंगे, बॉयज के करेक्टर आ जाएंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेल के करेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसी जो फीमेल्स होती है उसमें प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो फेस होता है उस पर बियर्ड आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है। ठीक है, मोस्टेक आ जाती है, मूस जिसको अपन बोल सकते हैं। और जो ऐसी जो फीमेल होती है जिनमें ये टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो वो बांस भी बन सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, वो बांस। तो इसके समय ध्यान रखना कि जब औरत के दाढ़ी मूस आती है तो उसमें कौन सा रोग होता है, उसमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। यदि वो कोई औरत बांस बन गई तो उसमें कौन सा सिंड्रोम है, कौन सी डिजीज हो जाएगी, तो उसमें टर्नर सिंड्रोम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। ये हो गया आपका नेक्स्ट जो जेनेटिक्स डिजीज है वो वाली। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज आती है अपनी आनुवंशिक बीमारी की, वो होती है अपनी
डाउन सिंड्रोम। कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट जो है वो अपनी कौन सी डिजीज है? डाउन सिंड्रोम। हिंदी में इसको डाउन सिंड्रोम ही बोलेंगे अपन, डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में वो मेल और फीमेल दोनों में होती है, नर और मादा दोनों में होती है। अब मुझे एक बात बताओ, नर और मादा दोनों में हो रही है तो कौन से गुणसूत्र के अंदर चेंज होगा? वो ऑटोजोम्स में होगा। इट मीन जो 44 थे उसमें चेंज होगा, एक्स वाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 44 है जो गुणसूत्र है उसमें चेंज होगा। तो इसमें आपको इतना लर्न करना है कि कौन से गुणसूत्र चेंज 44 में होगा, ये श्योर है, लेकिन कौन से गुणसूत्र में होगा। ठीक है, तो 44 की जो 21वां जो गुणसूत्र है, 25 जो गुणसूत्र है, 21वां गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र में यदि चेंज हो गया तो उसमें कौन सा डिजीज, कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? उसमें डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। देखो, गुणसूत्र के अंदर चेंज हो रहा है, गुणसूत्र असंतुलित हो रहा है, इट मीन जेनेटिक्स बीमारी है। मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है, इट मीन से 44 वाले में आएगा, एक्स वाई वाले में नहीं आएगा। ठीक है, और जब ये 21वें गुणसूत्र में कुछ चेंज होता है, 21वां गुणसूत्र डिसऑर्डर हो गया, 21वां गुणसूत्र अनबैलेंस हो गया, ठीक है, तो क्या होता है कि जो पर्सन की जो बॉडी होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, उसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी? इरेगुलर। उसकी जो शेप वो कैसी हो जाएगी? इरेगुलर को क्या बोलते हैं अपन? असीमित, सॉरी, अनियमित। क्या बोलते हैं? उसकी बॉडी में कैसे हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी। होता नहीं कभी किसी की एक उंगली नहीं होती, या फिर किसी की 5 जगह 6 उंगलियां जाती है, या किसी का जो फेस होता है वो एक तरफ से अलग होता है, दूसरी तरफ से अलग होता है, किसी की एक आंख खुली रहती है, किसी की एक आंख बंद रहती है। बाबा रामदेव की प्रॉब्लम है, उसकी एक आंख हमेशा बंद रहती है, पता नहीं जानबूझकर करता है, किससे करता है, बट ये जिसके करेक्टर होते हैं। दूसरा करेक्टर क्या होता है और क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं कि जो मेंटली रिटायर्ड हो जाता है, मेंटली रिटायर्ड, यानी मानसिक तौर पर वो बिल्कुल ही रिटायर्ड हो जाता है, उसमें जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये करेक्टर उसमें हो जाते हैं। कब होते हैं? जब उसके 21वें गुणसूत्र में कुछ चेंज हो जाता है तो उसमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है। उसके करेक्टर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और जो दोनों करेक्टर मैंने आपको बताया है कौन कौन से हो सकता है कि उसकी बॉडी वो अनियमित हो सकती है और जो मेंटली रिटायर्ड हो जाता है। इन दोनों करेक्टर को अपन बोलते हैं, डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मैंगोलिज्म। ठीक है, एनटीपीसी जेई के अंदर क्वेश्चन आया था कि मैंगोलिज्म में क्या होता है, तो 21वें गुणसूत्र के अंदर एक चेंज हो गया तो उसको अपन मैंगोलिज्म बोलते हैं, मैंगोलिज्म। या तो ये आ सकता है या फिर कुछ करेक्टर आ सकते हैं। यदि किसी पर्सन की बॉडी रेगुलर हो गई, उसके शेप, या फिर वो मेंटली रिटायर्ड हो गया, तो ये कौन से डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, तो वो मैंगोलिज्म के होते हैं। ठीक है, या आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम के होते हैं। तो ये था अपना एक और जेनेटिक्स डिजीज। अब नेक्स्ट अपने जेनेटिक डिजीज आती है, जो लास्ट जेनेटिक डिजीज है अपनी, वो अपनी पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है जेनेटिक डिजीज? वो है पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम भी क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों में होता है, नर और मादा दोनों में होता है। इट मींस एक्स वाई में या एक्स में चेंज नहीं होगा, 44 और 44 वाले में चेंज होगा क्योंकि दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो 44 जैसे जो अपना डाउन सिंड्रोम था उसमें कौन से गुणसूत्र में चेंज हो रहा था? 21वें गुणसूत्र में। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? 13वें गुणसूत्र में चेंज होता है, 13वें गुणसूत्र, 13 जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो प्री मैच्योर हो जाती है। ठीक है, एक टाइम होता है अपना शरीर विकसित होने का, वैसा होता नहीं टाइम से तो पहले या टाइम के बाद में क्या होती है? बॉडी है वो विकसित हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसको प्री मैच्योर बोलेंगे।
सेकंड पॉइंट क्या होता है कि उसकी डाइजेशन में हमेशा प्रॉब्लम होती है, उसके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम होती है, फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यदि ऐसे करेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी डिजीज है, उसमें पटाउ सिंड्रोम डिजीज है, वो हो सकती है। ठीक है, तो मेन रीजन है उसको प्री मेच्योर हो सकता है, इसको स्टार्ट करके देख लेना कि यदि बॉडी प्री मेच्योर हो गई तो उसमें कौन सी डिजीज हो जाएगी। उसमें डिजीज नहीं बोलेंगे, ग्रुप हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। और क्यों होता है, वो 13वें गुणसूत्र के अनबैलेंस के कारण या डिसऑर्डर के कारण होता है। ठीक है, तो ये 4 to 5 आपके जेनेटिक डिजीज थी। नेक्स्ट वाले वीडियो में ऊपर पढ़ेंगे जो एक्वायर्ड जो डिजीज होती है, उसको मैंने फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, इट मीन संक्रामक असंक्रामक। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में ऊपर पढ़ेंगे संक्रामक रोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।